क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। यदि m का m% y है और y का n% m है, तब आपको m और n के बीच में रिलेशन स्थापित करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जिस तरीके की लैंग्वेज दी है बस वैसी लैंग्वेज पे क्वेश्चन को सॉल्व करिए। m का मतलब मल्टीप्लाई m% कितना है, y के बराबर है, ये क्वेश्चन में दिया है। फिर बोल रहे हैं y का यानी कि मल्टीप्लाई कितना n% किसके बराबर है, m के बराबर है। तो आपसे पूछा क्या गया है कि m और n में क्या रिलेशन है, मतलब यहाँ पर आपका y खत्म करना है आपको। अब y खत्म करना है तो y की वैल्यू कहीं से भी निकाल के इसमें पुट कर दीजिए। तो ये y की वैल्यू हम इसमें रख दें, इस वाली इक्वेशन में। देखिए तो y की वैल्यू यहाँ रखते हैं, तो ये m का m% और y की जगह पे आ गया इंटू n% बराबर किसके, m के। एक m से तो एक m कैंसिल। अब देखिए परसेंट का जब साइन हटाते हैं बेटा तो अपॉन में क्या आता है, 100 आता है। और यहाँ भी परसेंट का साइन हटाएंगे, बटे में कितना आएगा, 100, और बराबर में कितना बचा, एक कट गया वो। तो m इंटू n बटे में कितना हो गया आपका, 10,000, बराबर में कितना, एक। तो m इंटू n कितना हो गया, बराबर में 10,000 के। तो देखिए ये रिलेशन आपका स्टेब्लिश्ड हो गया, ये आपका संबंध बन गया m और n के बीच में। यानी कि क्या अनुपात क्या मल्टीप्लाई आया, m इंटू n 10,000 के बराबर। किस ऑप्शन में दिया बेटा आपको, m इंटू n 10,000, ऑप्शन सी में दिया है। तो ऑप्शन सी क्या हो गया आपका आंसर। क्लियर। तो सिंपल क्वेश्चन था कि m का m% y के बराबर है, y का n% m के बराबर है। हमने ऑप्शन देखे कि ऑप्शन में कहीं भी y की वैल्यू नहीं है, मतलब y को आपको ब्लॉक करना है, उसको आपको हटाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ए और बी किसी काम को 10 दिन में, बी और सी 12 दिन में, सी और ए 15 दिन में कर सकते हैं, तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। फिर से टाइम एंड वर्क का आपके पास क्वेश्चन है, इतने दिनों से आप पढ़ रहे हैं, आपको बताया है कि टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन जब भी आए बेटा तो आपको क्या करना है, कार्य और क्षमता निकालनी है। कार्य कैसे निकालते हैं, जो भी समय दिया है उनका एलसीएम लेकर। क्षमता कैसे निकालते हैं, जो कार्य आ जाएगा उसमें समय से भाग देकर क्षमता निकालते हैं। क्षमता होती क्या है, तो एक व्यक्ति के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य उसकी क्षमता कहलाती है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं क्या क्या कह रहे हैं यहाँ पर। बोले भाई ए और बी किसी काम को कितने दिन में करते हैं, तो आप कहेंगे सर 10 दिन में। बी और सी उसी काम को कितने दिन में करते हैं, तो आप कहेंगे सर 12 दिन में। सी और ए उसी काम को कितने दिन में करते हैं, तो आप कहेंगे सर 15 दिन में। बताइए आप जब इनका एलसीएम लेंगे तो कार्य निकल आएगा। तो 10, 12 और 15 का एलसीएम कितना आएगा बेटा, 60 आएगा। तो ये 60 यूनिट का कार्य है पूरा, जिसको ए और बी 10 दिन में करते हैं। तो एक दिन में कितना करेंगे, तो आप कहेंगे सर 6 करेंगे। अगर बी और सी 12 दिन में 60 यूनिट का काम करते हैं बेटा, तो एक दिन में कितना करेंगे, तो आप कहेंगे सर 5 यूनिट। सी और ए 15 दिन में 60 करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, तो आप कहेंगे सर 4 यूनिट। तो अब यहाँ पर देखिए हमें काम किससे कराना है, काम हमें सी से कराना है। अगर आपको काम सी से कराना है तो सी की क्षमता चाहिए। देखिए कार्य तो हमने निकाल लिया 60 यूनिट का है, लेकिन हमें सी की क्षमता चाहिए कि सी भाई एक दिन में करता है कितना काम है। तो क्या करेंगे हम, देखिए इसके लिए ए और बी की क्षमता कितनी है का योग कितना है, मतलब कंबाइंड क्षमता है ये 6। बी और सी मिलकर एक साथ एक दिन में कितना काम करते हैं, तो आप कहेंगे 5। सी और ए एक दिन में कितना काम करते हैं, तो आप कहेंगे 4। इन सबको अगर आप जोड़ दें तो देखिए 2A 2B और 2C हो जाएगा, क्योंकि 2 बार बी आया है, 2 बार सी आया है, 2 बार ए आया है यहाँ पर। तो 2 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर 6 4 10 5 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अगर हम 15 को 2 से भाग दे दें, ये 2 से भाग दे दें तो कितना आ जाएगा 7.5, आधा हो जाएगा। यानी कि ए बी और सी की एक साथ काम करने की जो क्षमता है वो कितनी है, 7.5 यूनिट है। अब काम आपको किससे कराना है, सी के। मतलब इस अगर ए बी सी की क्षमता में से ए और बी की क्षमता को माइनस कर दें तो ए और बी की क्षमता कितनी है, तो आप कहेंगे सर 6 यूनिट। ये निकाल ली थी हमने 6 यूनिट। तो ए और बी की क्षमता कितनी है भाई, तो ये 6 यूनिट। अगर हम माइनस कर दें तो सी की क्षमता आ जाएगी। तो चलिए भाई माइनस कर दीजिए, देर किस बात की, ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, माइनस हुआ ये भी माइनस। 7.5 में से आपका क्या जाएगा 6, तो कितना बचेगा 1.5। तो ए और बी मिलकर सी अकेला एक दिन में कितना काम करता है, 1.5 यूनिट। अब एक दिन में बेटा 1.5 यूनिट का काम करता है, आपको काम कितना कराना है, 60 यूनिट का। तो सी के दिन निकल कर आएंगे यहाँ पर। तो दिन कैसे निकालते हैं भाई, जिससे आपको काम करवाना है तो काम को उसकी क्षमता से भाग लगा दीजिए। सी की क्षमता कितनी है, तो आप कहेंगे सर 1.5 यूनिट। तो दशमलव जब आप हटाएंगे तो ऊपर 0 आएगा, 15 चौको 60, तो एक 0 ये बच गया। तो 40 दिन। तो यानी कि सी कितने दिन में काम को कर लेगा बेटा,
तो आप कहेंगे 40 दिन में। कितने दिन में कर लेगा? 40 दिन में। किस ऑप्शन में दिया है बेटा आपको? तो ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी क्या हो गया यहाँ पर? आपका आंसर हो गया। आई होप बात आपको समझ में आ गई कि किस तरीके से क्वेश्चन बनाने टाइम एंड वर्क के। केवल कार और क्षमता पर फोकस करना है। अगर आपने कार और क्षमता निकाल ली तो टाइम एंड वर्क का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपसे ना बने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं भाई। ये भी देखिए टाइम एंड वर्क का एक और क्वेश्चन। बहुत अच्छी बात है कि एक हम करके आए, दोबारा एक जैसा आ गया। देखिए इन्होंने बोला कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। तो अब हमें समझने की जरूरत नहीं है, हम बात समझ चुके हैं भाई। हमें क्या करना है? सबसे पहले कार निकालना है। ये 12 दिन में करते हैं। बी अकेला उस काम को कितने दिन में करता है? तो यहाँ पर 30 दिन में करता है। तो उन्होंने बोला है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ये आपको बताना है। ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ये आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करें? 12 और 30 का एलसीएम कितना आएगा? तो आप कहेंगे 60। मतलब हमने देख लिया कि 60 यूनिट का काम है। अब ए और बी 12 दिन में 60 करते तो एक दिन में कितना करेंगे? तो आप कहेंगे सर 5 करेंगे। बी 30 दिन में 60 करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 2 करेगा। अब काम करवाना किससे है? बात यही है ना कि काम ए से करवाना है। तो ए से अगर काम करवाना है तो काम तो हमारे पास आ गया कि 60 यूनिट का काम है, लेकिन ए की क्षमता नहीं आई। तो ए की क्षमता कैसे आएगी भाई? आप बताइए कि ए प्लस बी 5 यूनिट काम करते हैं, बी अकेला 2 करता है, तो माइनस कर दीजिए। बी से बी कैंसिल, ए की क्षमता कितनी आ गई? 3। यानी कि एक दिन में 3 यूनिट का काम करता है। उससे करवाना कितना है? 60। तो एक कितने दिन लेगा बेटा? तो एक के दिन निकाल लीजिए यहाँ पर। तो दिन क्या होता है? कार, और बटे में कितनी क्षमता? 3। तो कितना हो जाएगा बेटा? 20 दिन। यानी कि 20 दिन में ए अकेला उस काम को कर लेगा और यही आपका बेटा आंसर हो जाएगा। 20 दिन में वो काम कर लेगा। ठीक है, किस ऑप्शन में दिया है बेटा आपको? तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ऑप्शन सी क्या हो गया बेटा? आपका आंसर हो गया। क्लियर? चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या कह रहा है कि दिए गए चित्र में, चलिए चित्र दिया हुआ है आपको, ओ वृत्त का केंद्र है तथा ए सी बी 30 डिग्री है। तो एंगल ए ओ बी का मान आपको ज्ञात करना है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा, वो कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है ना तो तुरंत आप आंसर दे देंगे। देखिए इन्होंने बोला कि दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है ए सी बी। ए सी बी ये वाला कोण आपको 30 डिग्री दिया है, ये वाला कोण आपसे पूछा है। ठीक है ना, ये वाला कोण देखते ही से आंसर बता दिया होगा अभी तक तो आप लोगों ने। 30 का डबल 60, कितना आंसर है? 60 है। कितना आंसर है? 60 है। क्योंकि आप जानते हैं, क्या जानते हैं? अगर हम ए और बी को मिला दें, ए और बी को हम मिला दें तो एक जीवा का निर्माण हो रहा है। ये वृत्त की परिधि पर अगर 2 बिंदु स्थित हैं, उनको आप मिला देते हैं तो जीवा बनती है। तो हम जानते हैं कि वृत्त की जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर जो कोण बनता है और जो वृत्त के केंद्र पर कोण बनता है, तो वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त की परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। ठीक है ना, एक ही जीवा द्वारा। तो आपको अगर नहीं पता है तो इसको नोट कर लीजिए बेटा कि वृत्त की एक ही जीवा द्वारा वृत्त की एक ही जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। यानी कि एक ही जीवा द्वारा यदि वृत्त के केंद्र पर कोण बन रहा है और एक ही जीवा द्वारा परिधि पर भी कोण बन रहा है, तो वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। तो हम यहां से कह सकते हैं बेटा कि एंगल जो आपका है, कौन सा वाला पूछा था आपसे? एंगल ए ओ बी 2 टाइम्स होगा, मतलब दुगना होगा एंगल ए सी बी। तो एंगल ए सी बी की वैल्यू कितनी है? तो आप कहेंगे सर 30, तो ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो आपका आंसर कितना हो गया बेटा? 60। ऑलरेडी हम टिक कर चुके हैं ऑप्शन बी पर। तो ऑप्शन बी क्या हो गया बेटा? हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो सिंपल है, याद रखना है आपको कि वृत्त की एक ही जो जीवा द्वारा केंद्र पर बना जो कोण होता है परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, यहां बोल रहे हैं कि एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है, जबकि एक बस 33 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है। तो ट्रक तथा बस की गति का अनुपात आपको बताना है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि गति निकालनी है आपको ट्रक की। गति मतलब आपको क्या निकालनी है? चाल। तो चाल किसी भी चीज की आपको निकालनी है तो कैसे निकालते हैं भाई?
दूरी बटे समय, यानी कि इकाई समय में तय की गई दूरी को हम उसकी चाल कहते हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दूरी और समय का जो अनुपात होता है वो चाल के बराबर होता है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया है कि ट्रक कितनी दूरी तय करता है, तो दूरी तो आपको दी है, ट्रक 550 मीटर की दूरी तय करता है। कितने समय में, तो आपको समय भी दिया है, समय कितना, तो आप कहेंगे सर 1 मिनट में। लेकिन समस्या ये है कि ये मिनट है, हम जब भी चाल निकालते हैं या तो किलोमीटर प्रति घंटे में निकालते हैं या मीटर प्रति सेकंड में। तो ट्रक ने 550 मीटर की दूरी तय की, ये तो बहुत अच्छी बात है कि मीटर में है, लेकिन समय मिनट में है, तो मिनट को किस में बदल दीजिए, सेकंड में। 1 मिनट में 60 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 60 सेकंड, मतलब 60 सेकंड में ट्रक 550 मीटर की दूरी तय करता है। तो उसकी चाल कितनी हो जाएगी, तो ये ट्रक की चाल हो जाएगी। किसकी चाल हो जाएगी, टी मतलब ट्रक की चाल हो जाएगी। कितनी, तो 550 डिवाइडेड बाई 60 कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, तो 55 बटे कितना हो जाएगा बेटा 6 मीटर प्रति सेकंड। ये ट्रक की चाल हो गई। अब हम बात करते हैं किसकी, ट्रक के बाद बस की। चलिए बस की और देख लीजिए यहाँ पर। तो बस की आपको चाल निकालनी है, तो उसकी दूरी कितनी दी है आपको, तो बस की दूरी आपको दी है 33 किलोमीटर। देखिए बात फिर वही होगी, 33 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो ये हो जाएगा 33,000 मीटर। ये क्या हो जाएगा 33,000 मीटर। किलोमीटर को मीटर में बदल दिया, 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर, तो 33 किलोमीटर मतलब 33,000 मीटर। बस दूरी तय करती कितने मिनट में, तो 45 मिनट में। तो समय आपको किस में दिया, तो समय आपको दिया 45 मिनट। मिनट को किस में बदल दें, सेकंड में, तो ये सेकंड्स हो गए। ठीक है, ये सेकंड्स हो गए। अब आपको क्या निकालना है, बस की चाल। तो बस के लिए हमने बी लिख लिया, उसकी चाल लिख ले रहे भाई। तो चाल क्या होता है, दूरी। तो दूरी उसने 33,000 मीटर की तय की, 45 इंटू 60 के समय में। तो 0 से 1 0 कैंसिल कर दीजिए पहले तो। ठीक है, अब देखिए 15 तिया 45, तो 15 दूनी 30, 3 बचेगा, 15 दूनी 30, 220। अब अगर कट रहा है तो भाई काट दीजिए, बहुत अच्छी बात है। 2 से कट रहा है कितने बार, 3 बार। 2 से 1 बार, 2 से 1 बार, 2 से 1 बार, यानी कि 110 बटे कितना हो गया बेटा 9, 110 बटे 9। ये भी किस में आ गया, मीटर पर सेकंड में। तो देखिए हमने किस किस की चाल निकाल ली, दोनों की निकाल ली। ट्रक की चाल 55 बटे 6 और बस की चाल कितनी, 110 बटे 9। इनका अनुपात निकालना है केवल आपको, यानी कि टी अनुपात बी निकालना है। स्पीड का रेशियो ये एस लगाए दे रहे हैं यहाँ पर। तो टी की वैल्यू कितनी, तो आप कहेंगे सर 55 बटे 6। और अनुपात किससे बनाना है, तो आपको 110 बटे 9 से। सबसे पहले देखो ये बटे की जो बटे राशियां होती हैं वो पलट जाती हैं, आप सभी जानते हैं। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 55 बटे 6 है, तो इसको आप लिख लीजिए 55 बटे 6 बिल्कुल। और पलटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 बटे 110 हो जाएगा। तो देखिए 11 से 5 बार, 11 से 10 बार, 5 से ये 2 बार, 3 से ये 3 बार, 3 से ये 3 बार, 3 से ये 2 बार, सॉरी 3 से 6 2 बार कटेगा। देख लेना बेटा, कभी कभार जल्दबाजी में मिस्टेक हो जाती है, आपको ऐसी जल्दबाजी नहीं करनी है। तो 3 से ये 2 बार, तो ऊपर कितना 3 और नीचे कितना 2 दूनी 4, तो 3 बटे 4 यानी कि 3 अनुपात 4 का अनुपात जो है बेटा आपका आंसर होगा। 3 अनुपात 4 का अनुपात क्या होगा, आपका आंसर होगा। यानी कि जो ट्रक और बस की चालों का अनुपात है वो 3 अनुपात 4 है, 4 है सॉरी। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए क्या हो गया बेटा, आपका आंसर हो गया। क्लियर। तो सिंपल था, आपको दूरी बटे समय चाल निकालनी है, दूरी बटे समय चाल निकालनी है। दूरी आपको दी है, ऑलरेडी समय दिया है, थोड़ा सा कन्वर्सेशन करना है, बस कन्वर्ट करना है, बस उस चीज को समझना है और आपका अनुपात निकल आएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 22 आपसे क्या कह रहा है, एक किताब को 96 रुपए में बेचने से जो प्रतिशत लाभ होता है उसका संख्यात्मक मान उस किताब की क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, उस किताब को बेचने से कितने रुपए का लाभ हुआ ये आपको बताना है। देखिए इन्होंने बोला है कि एक किताब को अगर आप 96 रुपए में बेचते हैं, जो प्रतिशत लाभ होता है, मतलब लाभ का जो परसेंटेज फॉर्म है, मतलब चलिए 10% का लाभ हुआ या 20% का लाभ हुआ, चलिए हमने 20 ले लिया कि 20% का लाभ हुआ, तो उसका संख्यात्मक मान उस किताब की क्रय मूल्य के बराबर है। मतलब अगर 20% का लाभ हो रहा तो क्रय मूल्य कितना था, 20 था। तो 20 का 20% अगर आप निकालेंगे 120%, तो आप कहेंगे 20 का 120% कितना हो जाएगा, 24। यानी कि वो किताब 24 रुपए में बेची गई। तो यह 96 के बराबर आ रहा क्या, नहीं। तो आप बात समझिए कि उस किताब का जो क्रय मूल्य है आपको बताना है, क्या बताना है, उस किताब को बेचने में से कितने रुपए का लाभ हुआ, वो लाभ आपको बताना है।
क्वेश्चन को समझिए कि जो लाभ का प्रतिशत है उस किताब के क्रय मूल्य के बराबर है। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो आपको दिया क्या है, सबसे पहले तो ये समझिए, आपको विक्रय मूल्य दिया, ये ऑप्शन से भी बहुत आसानी से हो जाएगा। विक्रय मूल्य कितना दिया, तो आप कहेंगे सर 96 रुपये दिया है, 96 रुपये विक्रय मूल्य है। बोल रहे हैं कि अगर किताब को जो बेचने पर लाभ परसेंट हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत हमने मान लिया कितना है, हमने बोला कि x% का लाभ होता है। तो जो लाभ प्रतिशत होता है उसका संख्यात्मक मान उस किताब के क्रय मूल्य के बराबर है। मतलब यहाँ पर क्रय मूल्य भी कितना है, तो आप कहेंगे सर क्रय मूल्य यहाँ पर x के बराबर है। अगर लाभ प्रतिशत x% है तो उसका संख्यात्मक मान मतलब x जो है वो उसके क्रय मूल्य के बराबर है। उस किताब को बेचने से कितने रुपए का लाभ हुआ, केवल आपको लाभ बताना है कितना हुआ, यानी कि आपको लाभ परसेंट की वैल्यू निकाल लीजिए, फिर आपको लाभ बताना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। तो आप क्या करेंगे, क्रय मूल्य का x% निकाल के इसमें ही आप ऐड कर देंगे, तो विक्रय मूल्य के बराबर बनेगा कि नहीं, क्योंकि भाई हमें पता है कि लाभ किस पर लिया जाता है, क्रय मूल्य पर। कितने % का लाभ ले रहे हैं आप, x% का। तो अब आप क्या करेंगे, x का x% निकाल कर इसमें ही अगर आप ऐड कर देंगे, x का x% निकाल कर इसमें ऐड कर देंगे, तो क्या बनेगा, विक्रय मूल्य। तो ये किसके बराबर, तो आप कहेंगे सर 96 के बराबर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x और ये x² % बराबर में कितना, 96 के। तो अब देखिए यहाँ से आपको सॉल्व करना पड़ेगा x के लिए। x के लिए जब सॉल्व करेंगे तो परसेंटेज भी आ जाएगा, आपके पास क्रय मूल्य भी आ जाएगा, और जो x% आ जाएगा आप उसी का x का निकाल देंगे मान, तो लाभ भी निकल आएगा। देखिए कैसे, आपको पहले x की वैल्यू चाहिए, तो परसेंट का साइन आएंगे तो ये आपका बटे में आएगा 100। क्या आएगा आपका बटे में 100, अपॉन में कितना आ जाएगा 100। चलिए पहले पूरा लिख लेते हैं इसको। तो ये आपका हो गया x और ये हो गया आपका x² अपॉन में कितना 100 इक्वल टू कितना 96। सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 100x + x² इक्वल टू 9600। पक्षांतरण कर दीजिए, एक की तरफ ला दीजिए, तो क्या हो जाएगा उससे भाई, ये समीकरण बन जाएगी आपकी वर्ग समीकरण, x² + 100x - 9600। अब देखिए ये वर्ग समीकरण बन गई। यहाँ पर समस्या क्या, आपको ये 100 को इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर तो क्या है 100 आए, लेकिन गुणा करने पर 9600 आए। ऐसी आपको संख्याएं चाहिए कि जोड़ने घटाने पर क्या आ जाए 100 आ जाए और गुणा करने पर क्या आ जाए 9600। अब समझिए भाई 16 छिक्का 96 होता है, तो उसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। 16 छिक्का 96 अगर आप करें, बिल्कुल है, बिल्कुल 160 इंटू क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, 16 छिक्का 96 होता है, बन जाएगा। देखिए x², इसको आप लिखिए 160x और माइनस 60x और माइनस में कितना है 9600 बराबर में कितना 0। देखिए 16 छिक्के 96 होता है, तो 16 छिक्का 96 हो गया, और ये माइनस का है तो बचेगा किसका, प्लस का 100 बचेगा। 160 में से 60 जाएगा, प्लस का 100 बचेगा। 16 छिक्का 96 हो गया, तो 96 तो ये हो गया 1 0 1 0 2 0 हो गए, तो 96 100 हो गया। ठीक है, तो हमने इसको भाई आसानी से तोड़ लिया 16 छिक्का 96। अब आपको क्या करना है भाई, 10 का तरीका भाई, x कॉमन ले लीजिए इसमें से। x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x + 160। यहाँ से आप माइनस का 60 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x + 160। ठीक, बराबर में कितना 0। तो आपकी दो वैल्यू आएंगी, x बराबर 1 तो 60 आ जाएगा और x बराबर 1 - 160 आ जाएगा। तो माइनस तो देखिए किसी भी चीज का क्रय मूल्य और लाभ दोनों ही नहीं हो सकते। ठीक है, तो माइनस का 160 नहीं लेना है, यानी कि आपका क्रय मूल्य कितना है 60 है। तो हम कह सकते हैं कि क्रय मूल्य कितना है, तो आप कहेंगे सर क्रय मूल्य 60 रुपये है, और लाभ प्रतिशत कितना है, तो आपको पता है जितना क्रय मूल्य है उसका उतना ही लाभ प्रतिशत भी है। तो लाभ प्रतिशत कितना है 60% है। अब आपसे बोला क्या गया है बेटा, आपसे बोला गया है कि लाभ बताइए कितना है। तो लाभ यानी कि क्रय मूल्य 60 का यदि आप 60% निकाल दें, क्योंकि लाभ 60% का तो हो रहा है, तो परसेंट से 2 0 कैंसिल, 6 36, यानी कि 36 रुपए का बेटा क्या हुआ लाभ हुआ। तो ये आपका लाभ निकल कर आ गया। आंसर कितना हो गया आपका 36। किस ऑप्शन में दिया आपको, ऑप्शन बी में। अब हम बात कर रहे थे कि या तो आप वर्ग समीकरण बना के करें, तो ऐसा नहीं करना है क्योंकि हमारा समय जाएगा। दूसरा तरीका आप समझें कि अगर आप इसको ऑप्शन से करते बेटा तो बहुत जल्दी कर लेते। कैसे कि एक किताब को 96 रुपए में बेच रहे हैं, से जो प्रतिशत लाभ होता है उसका संख्यात्मक मान उस किताब के क्रय मूल्य के बराबर है। तो 96 विक्रय मूल्य दिया, मान के चलिए हमने बोला कि पहला ऑप्शन इसका आंसर है, यानी कि 30 मान के चलिए इसका आंसर है। तो लाभ अगर 30 का हो रहा है तो 96 में से अगर हम क्या कर दें 30 लाभ को माइनस कर दें तो क्रय मूल्य कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 66 आ जाएगा। क्या आएगा 66 आएगा। तो क्रय मूल्य अगर 66 है और लाभ 30 का है, तो 30 क्या 66 का 66% है,
मतलब 66, देखिए उन्होंने क्या बोला कि जो लाभ प्रतिशत है उसका संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है। मतलब अगर क्रय मूल्य 66 है तो लाभ प्रतिशत भी 66 होना चाहिए। तो 30 यदि 66 का कितना निकलता है, 66% निकलता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ये फिर हमारा आंसर हो जाएगा। तो 66% निकलेगा क्या बेटा? तो देखिए आप 6 से काटेंगे कितने बार, तो आप कहेंगे 6 से 5 बार और 6 से 11 बार, तो ये दशमलव में जाएगा, तो 66% तो नहीं आ रहा, पहला ऑप्शन कैंसिल। अब हम आते हैं ऑप्शन बी पर। ऑप्शन बी पर आते हैं तो 96 में से आप किसको माइनस कर दीजिए, लाभ यानी कि 36 को, तो आप कहेंगे सर 60 क्या है, क्रय मूल्य है। तो अगर क्रय मूल्य 60 है तो लाभ प्रतिशत भी कितना है बेटा, 60 ही है। तो आप बताइए लाभ 36 का है, किस पर हो रहा है, 60 पर, इंटू क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 6 से 6 बार कैंसिल, तो देखिए 60% का ही लाभ हुआ। यानी कि लाभ यदि हम 36 लेकर चल रहे हैं तो क्रय मूल्य हमारा 60 आ रहा है, और 36 60 का 60% ही आ रहा है। तो मतलब जो क्रय मूल्य है उतना ही आपका लाभ प्रतिशत भी है। तो ऑप्शन बी से हो गया आपका आंसर। बहुत इजी है अगर आप ऑप्शन से जाकर करेंगे। बात समझ में आ गई किस तरीके से करना है बेटा? ठीक है, ऑप्शन उठाना, अगर ये लाभ है तो विक्रय मूल्य में से लाभ माइनस करिए, क्रय मूल्य आ गया। तो क्रय मूल्य कितना आया, 66 आया। तो हमें देखना है कि 30 66 का 66% है क्या, नहीं है, तो ऑप्शन ए कैंसिल। हमने 36 दूसरा ऑप्शन लिया, 96 में से 36 माइनस किया तो हमारा क्रय मूल्य 60 आया। तो आपको पता है कि 60 यदि क्रय मूल्य है तो 60% का ही लाभ हो रहा है। तो 36 60 का 36 60% है, तो बिल्कुल निकल आया, तो ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि जितना क्रय मूल्य है उतना ही लाभ प्रतिशत है। ठीक, चलिए अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, सॉरी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ऑप्शन नहीं, क्वेश्चन नंबर 23। यदि 391 किलो को 3 बंदरों में 4, 8 और 11 के अनुपात में वितरित किया जाए, 4:8:11 के अनुपात में वितरित किया गया हो, तो पहले बंदर को कितने केले मिलेंगे? चलिए देख लिए बेटा, यहाँ ना उन्होंने बोला है कि टोटल केले कितने हैं, तो 391 है। पहले बंदर, दूसरे बंदर और तीसरे बंदर में किस अनुपात में बांटना है, तो 4:8:11 के अनुपात में बांटना है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पहले बंदर को यदि 4 तो दूसरे को 8 और तीसरे को कितने 11 मिले, तो टोटल कितने हो गए, तो आप कहेंगे सर 11 8 19 और 4 23, यानी कि टोटल केले 23 हुए। तो अगर 23 हुए तो हम कहेंगे कितने बांटते हैं, 391 बांटते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 391 डिवाइड बाई 23 कर देंगे, तो यहाँ से हम 4 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, क्योंकि पहले बंदर को बताना है और पहले बंदर को कितना 4 यूनिट मिल रहा है। तो आप कहेंगे सर 23 से कितने बार कट रहा है, देखिए 7 21 2 बचेगा, 7 दूनी 14 17 बार कट रहा है बेटा, ये कितने बार, 17 बार। तो 17 चौको कितना हो जाएगा, 68। यानी पहले बंदर को कितने केले मिले, तो आप कहेंगे सर 68 केले मिले। कितने केले मिले, 68। किस ऑप्शन में दिया है बेटा आपको, तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आई होप बात आपको समझ में आ गई, कितना आसान है क्वेश्चन। उन्होंने बोला 4:8:11 के अनुपात में बांटा, तो हमने बोला 4 पहले को, दूसरे को 8, तीसरे को 11, टोटल कितने हुए 23, 23 बराबर 391, 1 बराबर 17, तो 4 बराबर 68। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 24 है ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि जो आपका पेपर था 28 अक्टूबर 2017 का मॉर्निंग शिफ्ट का, इसमें टोटल 24 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको और समझ लीजिए, फिर हम कल मिलेंगे एक नए पेपर के साथ में। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि 10 मीटर लंबाई, 6 मीटर चौड़ाई और 4 मीटर ऊंचाई वाले एक कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात करें। सबसे पहले तो ये समझ लें कि जो कमरा है ये घनाभ के आकार का है, क्योंकि इसमें लंबाई की बात कर रहे हैं बेटा, इसमें चौड़ाई की बात कर रहे हैं और इसमें ऊंचाई की बात कर रहे हैं। तो ये घनाभ आकार क्या है, घनाभ के आकार का कमरा, इस टाइप का कुछ क्या है, ये कमरा है। अब इस कमरे की अगर हम लंबाई की बात करें तो 10 मीटर लंबा है, चौड़ाई की बात करें तो 6 मीटर चौड़ा है, ऊंचाई की बात करें तो 4 मीटर ऊंचा है। अब इसमें आप बताइए कमरे में आपको यदि क्या रखना है, छड़ रखनी है, तो बड़ी से बड़ी छड़ कहाँ रख सकते हैं? तो आप कहेंगे सर कमरे का जो एक कोना होता है उस कोने से दूसरे बार जो जमीन का कोना होता है उस कोने तक अगर आप एक छड़ को रखेंगे तो सबसे लंबी छड़ रख सकते हैं। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर इस कोने से टिकाकर और इस वाले कोने तक हम एक छड़ को रखेंगे तो सबसे बड़ी छड़ रखी जा सकती है। तो ये क्या होता है, ये घनाभ का विकर्ण होता है। ये क्या होता है, ये घनाभ का विकर्ण होता है, ये घनाभ का विकर्ण होता है। मतलब सबसे बड़ी जो छड़ आप रख सकते हैं वो घनाभ के विकर्ण की लंबाई के बराबर रख सकते हैं।
तो घनाभ का विकर्ण बराबर क्या होगा, सबसे बड़ी छड़ की लंबाई, सबसे बड़ी छड़ की लंबाई, मतलब जो कमरे के अंदर आप सबसे बड़ी छड़ रख सकते हैं ना, वो एक घनाभ के विकर्ण की लंबाई के बराबर रख सकते हैं। अब घनाभ का विकर्ण क्या होता है बेटा, तो सबसे बड़ी छड़ की लंबाई हमें निकालनी है। घनाभ का विकर्ण होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपकी क्या आ जाएगी, छड़ की लंबाई आ जाएगी। ठीक, अब देखिए आप एल की वैल्यू कितनी, तो आप कहेंगे सर 10, बी की वैल्यू कितनी, तो आप कहेंगे 6, और एच की वैल्यू कितनी, तो आप कहेंगे 4। रख दे बेटा इसको अंदर, रख दीजिए। 10 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, इसका वर्गमूल, तो ये आपकी छड़ की लंबाई आ जाएगी। ठीक, अब देखिए सॉल्व करते हैं इसको, तो आप कहेंगे सर 10 का वर्ग 100 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है। सबको जोड़ेंगे तो 36 में 16 जोड़ेंगे 52 और 100, तो कितना हो जाएगा भाई 152, 42 10 52, तो ये आपका हो गया कितना 152, 152। ठीक, अब देखिए इसको थोड़ा सा फैक्टराइज कर लें 152 को, तो 2 से भाग जा रहा है, 2 से 7 बार, 2 से 6 बार, 2 से फिर से भाग जा रहा है, 2 3 6, 2 से 8 बार। अब देखिए 2 से तो जाएगा लेकिन 19 बार कटेगा, तो ना ही 2 का जोड़ा बनेगा ना ही 19 का। तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए बेटा कि आपका आ जाएगा 2 तो एक बाहर आ जाएगा, 2 इंटू कितना हो जाएगा 38 वर्गमूल के अंदर, वर्गमूल के बाहर क्या आएगा, तो आप कहेंगे 1 2 आ जाएगा, अंडर रूट में क्या रहेगा 38। अच्छा, सेंटीमीटर मीटर में दिया था तो मीटर में आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 अंडर रूट 38 मीटर जो है छड़ की लंबाई हो सकती है। एक ऐसा कमरा जिसकी लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर और ऊंचाई 4 मीटर है, उस कमरे के अंदर आप जो सबसे बड़ी छड़ रख सकते हैं उसकी लंबाई 2 अंडर रूट 38 मीटर के बराबर होगी। क्लियर होगी बात? चलो, अगर बात क्लियर है तो किस ऑप्शन में दिया है बेटा आपको 2 अंडर रूट 38, तो ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये हमारे पेपर था भाई कौन सा, 28 अक्टूबर 2017 का, मॉर्निंग शिफ्ट का, इसका हमने सॉल्यूशन किया। कल फिर मिलेंगे नए पेपर में नए क्वेश्चनों के साथ में। ठीक है, चलिए अगर हम इस क्लास की समाप्ति करें उससे पहले आपसे एक निवेदन और है हमारा कि यदि आपने ये हमारा ऑफिशियल ऐप स्टडी अड्डा अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो क्यों नुकसान में जा रहे हैं, नुकसान में ना जाएं, इसका फायदा लें। आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए प्लस एकेडमिक की तैयारी के लिए बहुत प्रॉफिटेबल है। तो यदि आपने अभी तक इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, स्टडी अड्डा सर्च करें, आपको ऐप का लोगो इस टाइप का मिलेगा, उसको डाउनलोड करें। यहाँ पर आपको वीडियो लेक्चर, सॉल्व पेपर, स्टडी पैकेज, ऑनलाइन टेस्ट, सैंपल पेपर्स, प्रश्न बैंक, एनसीईआरटी कॉर्नर, ओलंपियाड कॉर्नर, नोट्स, सारी चीजें एक ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं। ठीक है ना? तो चलिए इसी बात के साथ में आज की क्लास को हम विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, धन्यवाद।